कभी कभी इंसान अपने शौक़ को पूरा करने के लिए इस तरह अंधा हो जाता है, ना कुछ आगे दिखाई देता ना कुछ पीछे दिखाई देता है, और उसी अंधे की वजह से एक दिन ऐसे दलदल में फंस जाता है जिसकी वजह से उसका हंसता खेलता परिवार भी अब तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसा ही होता है कि जिस वजह से एक व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, लेकिन 3 लोगों की ज़िंदगियाँ हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाती है। आज की घटना में जो हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज जो वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार भी रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का ज़िला पड़ता है उन्नाव ज़िला, और ठीक उसी का दही थाना लगता है, और उसी का ही करियान गाँव लगता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक 9 सितंबर साल 2021 का, वही लगभग दोपहर का वक्त होता है। तो उसी वक्त करियान गाँव के एक व्यक्ति वह गांव से बाहर निकलता है, तो जैसे शारदा नहर के करीब पहुंचता तो झाड़ी होता है, उसी झाड़ी के करीब जो होता है उसको बड़ी तेज़ दुर्गंध आती है। उसके व्यक्ति के मन में आशंकाएं जन्म लेती है, आखिर हो सकता है यहाँ कोई जानवर हो। लेकिन इन्हीं आशंकाएं को उजागर करने के लिए झाड़ी के करीब जाता है, देखता है कि वहाँ एक नीले रंग का ड्रम होता है, और करीब जाता है तो देखता है बड़ी तेज़ से दुर्गंध उस ड्रम से आ रहा है। तो जिज्ञासावश वहाँ जितने भी खड़े लोग होते हैं, जा रहे लोग होते हैं, उनको आवाज़ लगाकर अपने पास बुलाता है। उस व्यक्ति की आवाज़ सुनकर वहाँ खड़े लोग भी और साथ में रास्तेगिरी में जो जा रहे लोग भी वह ड्रम के पास पहुँचते हैं। लेकिन जैसे ही हाथ लगाते हैं, देखते उस ड्रम के अंदर एक व्यक्ति का डेड बॉडी होती है। वह नज़ारा देखकर वहाँ के लोग सहम से जाते हैं, और उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है तुरंत ही अपने नज़दीकी पुलिस चौकी खेड़ा दे देते हैं। अब वहाँ के थाना प्रभारी आसमान सिंह खबर पाते हैं। खबर पाने के बाद अपने दलबीर टीम को लेते हैं और साथ में इसकी सूचना अपने से बड़े अधिकारी को दे देते हैं। यह खबर जो होता है उसी वक्त कई जगह तक पहुँच जाती है, गांव में गूंज जाती है। लेकिन आसमान सिंह अपनी टीम को लेते हैं, उसी शारदा नहर के जो झाड़ी होता है वहीं पहुँचते देखते हैं गाँव के लोगों का जमावड़ा जो होता है वहाँ करियान गाँव के लोग को लग चुका होता है। काफ़ी लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन थाना प्रभारी आसमान सिंह वहां जाते हैं, अंदर दाखिल होते हैं, देखते हैं कि सही में एक ड्रम है। उसी ड्रम में एक व्यक्ति का डेड बॉडी मोड़ के वहां पर दब के रखी गई है। पुलिस की टीम अपने टीम के सहायता से उस डेड बॉडी को बाहर निकालती है, लेकिन देखती है इसके जो कपड़े होते हैं पूरी तरह से खून से लथपथ होते हैं। शरीर पर कई जगह चोट के निशान होते हैं, गहरे गहरे घाव होते हैं। अंदाज़ा पुलिस लगा बैठती कि बस करो, इस व्यक्ति का किसी ने निर्मम तरीके से, बेरहमी तरीके से अपनी दुश्मनी निकाल कर हत्या की है। पुलिस की टीम वहाँ खड़े जितने भी व्यक्ति होते हैं उनसे पूछताछ करती है। पुलिस की टीम वहाँ घटना का जब निरीक्षण करती, देखती जो झाड़ी है उसी झाड़ी के करीब एक स्कूटी खड़ा हुआ है। स्कूटी पे चाबी भी लगा होता है। पुलिस स्कूटी और साथ में इस चाबी को अपने ही साथ के तौर पर अपने पास रख लेते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ मिनट बीतते हैं तो वहाँ बड़े अधिकारी भी पहुँचते हैं। नज़दीकी पुलिस थाने की टीम भी पहुंच जाते हैं, फोरेंसिक टीम पहुंच जाते हैं। अपने हिसाब से सभी लोग जांच पड़ताल करते हैं। फोरेंसिक टीम और साथ में पोस्टर शूटर जो होते हैं वह उसी समय फ़ोटो शूट करके वहां के थाना प्रभारी के निर्देश पर तुरंत ही उसी ज़िले के जितने भी थाने होते हैं सब में फ़ोटो को सर्कुलेट करवा दिया जाता है। थाना प्रभारी खड़े व्यक्तियों से उस व्यक्ति की शिनाख्त करवाते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति होता है उस व्यक्ति का शिनाख्त नहीं कर पाता है। पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही बन जाता है कि आखिर यह व्यक्ति था कहाँ का और रहने वाला कहाँ का था, और किस मकसद से यहाँ आया, और किसने यहाँ पर ला के इस तरह से बेरहमी तरीके से इसके बॉडी को यहाँ डंप किया होगा। पुलिस के मन में काफ़ी सारे सवाल गूंज पड़ते हैं, और इन सवालों का जवाब बस यही हो सकता था कि आखिर यह व्यक्ति की पहचान जब तक नहीं की जा सकती तब तक हमारे सामने कोई भी हत्यारा और कोई भी सबूत नहीं आ पाएगा। इसीलिए पुलिस की टीम जो होती है इस व्यक्ति शिनाख्त करने के लिए सबसे पहले फ़ोटो शूटर को आदेश, फ़ोटो शूटर अपने हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं। उस फोटो को नज़दीकी ज़िले के जितने भी थाने होते हैं सब में भिजवा देते हैं। अब पुलिस की टीम अपने हिसाब से जांच पड़ताल में लग जाती है। लेकिन जांच पड़ताल करते करते पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज बनते बनते एक दिन वहाँ भी आ जाता है, या पुलिस करे तो करे। पुलिस हाथ धोकर बैठ भी नहीं सकती थी, अपने हिसाब से मुखबिर लगाती है। आसपास जितने भी गाँव होते हैं सब में पुलिस की टीम जाँच पड़ताल करती है। लेकिन उसी वक्त खबर लगता ठीक उत्तर प्रदेश का ज़िला पड़ता है कानपुर, उसी का नौबस्ता थाना पड़ता है। नौबस्ते थाने में ठीक 24 घंटे के अंदर ही एक विशाल अग्रवाल के नाम का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज होता है।
उसका अपना बड़ा भाई अंशुल होता है, जो अपने छोटे भाई के बारे में गुमशुदगी का मुकदमा नौबस्ता में आकर दर्ज करवाया हुआ था। अब पुलिस की टीम इधर जैसे ही खेड़ा की टीम, लेकिन जैसे ही खेड़ा के थाना प्रभारी आसमान सिंह खबर पाते हैं, तुरंत इसकी सूचना जो होता है अनुराग अग्रवाल को देते। अनुराग अग्रवाल खबर पाता है और खेड़ा थाने पहुंचता है। आसमान सिंह अनुराग अग्रवाल को साथ लेते हैं। लेने के बाद नौबस्ता पुलिस थाने में जाते हैं, वहाँ के थाना प्रभारी से संपर्क करते हैं। संपर्क करने के बाद वहाँ के थाना प्रभारी होते हैं बिना टाइम गंवाए इधर अंशुल और साथ में आसमान सिंह को अपने साथ लेते हैं। नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में पहुँचते हैं, मोर्चरी में जाते हैं और मोर्चरी में रखा हुआ एक डेड बॉडी होता है। अब जैसे ही अंशुल अग्रवाल डेड बॉडी को देखता है तो वहीं पर दहाड़े मार कर चीख चिल्ला पड़ता है, क्योंकि उसका अपना छोटा भाई होता है विशाल अग्रवाल। और इस स्थिति को देखता है, ना सहज पाता है ना कुछ वह सह पाता है। आखिर अब करे तो करे क्या। पुलिस के सामने बड़ी सुकून वाली बात खुल जाती है कि आखिर चलो यही अंशुल अग्रवाल का अपना छोटा भाई विशाल अग्रवाल ही है, जो एक बैंक का मैनेजर भी है। पुलिस के सामने चैलेंज पे चैलेंज बनता चला जाता है कि बैंक मैनेजर के नाते जो होता है इस मामले में काफ़ी लोगों का वही विरोधी अभाव हो सकता है। इसीलिए पुलिस की टीम इस राज को दबाकर अपने हिसाब से जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। और सबसे पहले पुलिस की जो टीम होती है गुमशुदा का मुकदमा दर्ज किया हुआ उसको दोबारा हत्या का मुकदमा में तब्दील करवा देती है और अपने हिसाब से हत्यारा की तलाशी करना शुरू कर देती है। विशाल अग्रवाल के मोबाइल नंबर जो होता है इधर अंशुल अग्रवाल से लिया जाता है, लेकिन जब विशाल अग्रवाल के मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकाला जाता है तो बड़े चौंकाने वाले मिस कॉल और साथ में रॉन्ग नंबर दिखाई देते हैं, क्योंकि घटना वाली रात यानी कि 7 सितंबर साल 2021 को ही लगभग 8 बजे के आसपास एक मिस कॉल जो होता है अब इधर विशाल अग्रवाल के मोबाइल से गया हुआ था, लेकिन उस मोबाइल पर बात नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही कुछ मिनट बीतते हैं तो उसी वक्त विशाल अग्रवाल द्वारा दोबारा उस मोबाइल पर कॉल आया हुआ था। पुलिस जब उस नंबर के बारे में जांच पड़ताल करती पता लगता है वह नंबर जो था किसी सत्यम उमर के नाम से रजिस्टर है। और लेकिन पुलिस जब सत्यम उमर के बारे में जानकारी लेती है पता चलता सत्यम उमर के मोबाइल नंबर से ही विशाल अग्रवाल के मोबाइल नंबर पर लगभग 3 बार रात में 10 बजे तक बात हुए थे। लेकिन 10 बजे के वक्त जो होता है इधर विशाल अग्रवाल का मोबाइल नंबर एकाएक स्विच ऑफ हो जाता है। पुलिस के सामने बड़ी बात चौंका जाती है कि आखिर मोबाइल 10 बजे स्विच ऑफ क्यों हो गया है। लेकिन पुलिस के सामने जो नंबर निकल के आया हुआ था वह नंबर किसी सत्यम उमर का था। और पुलिस की टीम सत्यम उमर के उसी ठिकाने पर पहुँचती है जहाँ पर उसका मूल निवास बताया गया था। पुलिस की टीम अपनी टीम को लेती है और सत्यम उमर के उसी मकान पर पहुँचती है। पता लगता है वहाँ तो सत्यम उमर है नहीं, वह ठीक 2.5 साल पहले जो होता है अपना वही पुराना मकान छोड़कर अपने नए प्लाट रामनारायण बाजार जो होता है उसी में चला गया होता है। लेकिन पुलिस की टीम जैसे ही पता पाती है कि इस समय सत्यम उमर जो होता है रामनारायण बाजार उसी में एक नया प्लाट लेकर रह रहा है, पुलिस की टीम खबर पाती अपने दल बल टीम को लेती है। अब बिना टाइम गंवाए जो होता है ठीक 24 घंटे बाद रात का वक्त होता है, उसी वक्त अपनी टीम के साथ रामनारायण बाजार के उसी फ्लॉट में ढाबा बोल देती है और उसी ठिकाने पर पहुंचती है जहां पर सत्यम उमर का पता बताया हुआ था। पुलिस की टीम जैसे ही दाखिल होती है पता चलता है पुलिस की जिप्सी को देखकर जो फ्लैट था उसी फ्लैट से ऊपर उतरते हुए 2 व्यक्ति दिखाई देते, बड़ी तेज़ी से दिखाई देते हैं और दरवाज़ा दूसरी तरफ होता है। उसी दरवाजे की तरफ भागना शुरू करते। पुलिस की टीम जैसे इशारा देखती है उनका, देखने के बाद उनकी तरफ दौड़ पड़ती है, उनको वहीं से गिरफ्तार करती है और वहीं पूछताछ भी शुरू कर देती है। पता लगता है उसमें से एक व्यक्ति तो सत्यम उमर है और उसका एक अपना करीबी दोस्त है सरवन, और पीछे खड़ी हुई एक लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 20 से 21 साल के आसपास होता है। लेकिन पुलिस जब इधर सत्यम उमर से उस लड़की के बारे में पूछताछ करती पता लगता हुआ लड़की जो होती है इधर सत्यम उमर की अपनी मौसेरी बहन होती है जिसका काल्पनिक नाम अब राधा होता है। पुलिस की टीम वहीं खड़े लोगों से पूछताछ करती है, साथ में उन्हीं तीनों से पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद सत्यम उमर और साथ में सरमन को साथ लेती है, उनके ही कमरे में पहुंच जाती है। लेकिन जब कमरे में पहुंचती है तो नज़ारा कुछ और बयां कर रहे होते हैं, क्योंकि कमरे के जो दीवार होते हैं वह दीवारों पर काफ़ी जगह खरोच के निशान होते हैं, कई जगह पानी की छींटे पड़े होते हैं। पुलिस के मन में शंकाएं बैठ जाती कि बस करो, जो डेड बॉडी मिला हुआ था विशाल अग्रवाल का डेड बॉडी लग रहा इसी कमरे के रहस्य से जोड़ के मिला हुआ है। पुलिस अपने हिसाब से उस कमरे का निरीक्षण करती है, काफ़ी पर दीवार पर खरोच के निशान होते हैं। अब पुलिस के सामने कोई सबूत तो नहीं मिल पाता, अब पुलिस करे तो करे क्या। इसलिए पुलिस की टीम जो होती है वहाँ सत्यम उमर से पूछताछ शुरू कर देती है। सत्यम उमर पुलिस के सामने कहने लग जाता है कि साहब हम अपने इस कमरे का डिस्पेंटर करवाना चाहते थे। लेकिन जब पुलिस उस कमरे के ध्यान से निरीक्षण करती है तो देखती है उस कमरे में कोई जो होता है
डिस्पेंसर के कोई सामान नहीं दिखाई देते हैं। पुलिस सोच बैठी कि आखिर जब इस कमरे में डिस्पेंसर होने वाला होता है तो कमरे में कोई सामान क्यों नहीं दिख रहा है। अब पुलिस की टीम वहाँ दोबारा सत्यम उमर से पूछताछ कर लेती है, बताओ आखिर तुम्हारे कमरे में डिस्पेंसरी के सामान क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। यह बात सुनकर वहाँ सत्यम डर सा जाता है। अब पुलिस की टीम वहीं सत्यम से पूछताछ करती, कहने लग जाती है, एक बार हमें आप बता सकते बड़े प्यारे लफ्ज़ों में कि आखिर 7 सितंबर साल 2021 को ही आखिर तुम्हारे नंबर से ही विशाल अग्रवाल के मोबाइल नंबर पर लास्ट कॉल 8:30 बजे क्यों किया गया था और मिस कॉल एक बार क्यों गया था। एक बार हमें इस बात की जानकारी आप दे सकते हैं। यह बात जैसे सत्यम उमर सुनता है तो एक बार चौंक जाता, कहने लग जाता कि साहब यह जो नंबर है यह हमारी बहन एक मौसेरी जो हमारे सामने खड़ी हुई है राधा, वही यह नंबर यूज़ करती है, उसके बारे में वही कुछ बता सकती है। पुलिस की टीम यह बात जैसे ही सत्यम उमर से सुनती है, सुनने के बाद बिना टाइम गवाए वहीं पर राधा से पूछताछ कर लेती है। लेकिन राधा जैसी यह बात उधर सत्यम के द्वारा सुनती है तो एक बार चौंक से जाती है। पुलिस की टीम तीनों को संदिग्ध मान लेती है। मानने के बाद इधर बिना टाइम गवाए सत्यम और साथ में सरवन और पीछे खड़ी राधा को अपने कस्टडी में थाने ले आती है और वहीं तीनों से बारी बारी बैठा कर पूछताछ किया जाता है। लेकिन जब पूछताछ किया जाता है तो तीनों काफ़ी तरह के सवालों के जवाब देते हैं। पुलिस की टीम जो होती है इनके सवालों के जवाब में उलझ सी जाती है, बड़ी मुसीबत में फंस जाती है। आखिर करे से करे क्या। पुलिस की टीम इधर सरवन से अलग सवाल करती है, अलग जवाब मिलता है। अब इधर जो होता है सत्यम उमर से अलग सवाल करती है लेकिन अलग जवाब मिलता है। लेकिन हर सवाल हर जवाब में बस यही निकल के आता है कि इसमें संदिग्ध अगर देखा जाए तो राधा निकल के आती है। पुलिस की टीम बिना टाइम गंवाए अपने मनोवैज्ञानिक तरीके से राधा को ले जाती है, अलग रूम में बैठाती है, वहाँ पूछताछ करती है। पुलिस बस एक ही सवाल में लास्ट में दाब बैठती है कि आखिर आप बता सकते हो कि आखिर तुमने रात में लगभग 8:30 बजे के आसपास विशाल अग्रवाल से अपने इसी मोबाइल नंबर से क्या बात की। आखिर मैं बता सकती हूँ। यह बात जैसे ही सुनने के बाद राधा चौंक से जाती है, अब करे तो करे क्या, बड़ी मुसीबत में पड़ जाती है। पुलिस कहने लग जाती है कि हमें सारी बात पता है, क्योंकि इस बात की जिक्र जो होता है तुम्हारा अपना जो मौसेरा भाई है अब सत्यम उमर कर चुका है, उसका अपना करीबी दोस्त जो होता है सरवन भी कर चुका है। तुम बड़े आसानी से अपना जुर्म कबूल कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है, क्योंकि तुम्हारे भाई तुम्हें इस मामले में संदिग्ध मान रहे हैं। दूसरी तरफ यह बात जैसी राधा सुनती है, सुनने के बाद उसकी आंखों में आंसू निकल जाते हैं। ना कुछ सोच पाती है, ना कुछ समझ पाती है और साथ में पूरे सर पर पसीने छूट पड़ते हैं। पुलिस की महिला की जो टीम होती है वह समझ जाती है कि राधा आगे कुछ ना कुछ झूठ बोलने वाली है। पुलिस की टीम वहीं राधा से कह बैठती है कि पूरी बात हमें बताओ कि उस रात तुम्हारे और साथ में विशाल अग्रवाल के बीच क्या बात हुए थे। जब राधा यह बात सुनती है कहने लग जाती है कि साहब हम ने अपने प्रेमी यानी कि विशाल अग्रवाल को ही अपने भाई के प्लाट पर मिलने के लिए अपने भाई से बुलाया हुआ था। पुलिस के सामने जैसे ही राधा इस तरह की बात करती है तो पुलिस की जो टीम में जो अधिकारी होते कहने लग जाते हैं कि आखिर तुम्हारा जो अपना भाई है सत्यम हमारे सामने इसी बात का जिक्र कर चुका है कि वह हम उस समय तो उस प्लाट में थे नहीं, आखिर तुम उस अपने आशिक को अपने भाई के प्लाट में मिलने के लिए कैसे बुला सकती हो। यह बात सुनती राधा एकदम सोच में पड़ जाती है, अब करे तो करे क्या। पुलिस की टीम वहीं थोड़ी बहुत शक्ति दिखाती है और जैसे शक्ति दिखाती है और शक्ति देखकर इधर राधा जो होती है पुलिस के सामने भीगी बिल्ली बन जाती है और पुलिस के सामने तुरंत ही अपने प्रेमी विशाल अग्रवाल की हत्या का राज खोलना शुरू कर देती है। लेकिन दूसरी टीम इधर जाती है सत्यम उमर और साथ में सरवन से पूछताछ करती है और वही बात पुलिस सरवन के सामने भी रखती है और सरवन और साथ में सत्यम उमर भी पुलिस के सामने जगह टूट जाते हैं। लेकिन पुलिस के सामने सत्यम उमर और साथ में सरवन और साथ में राधा तीनों मिलकर जो सच्चाई रखते हैं, इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी थार सा जाता है कि आखिर विशाल अग्रवाल के साथ यह कैसे हो सकता है कि जल्दबाजी में इतना खतरनाक फैसला कैसे कोई ले सकता है। असल में इसी उत्तर प्रदेश का जाना माना शहर पड़ता है और कानपुर जो महानगर बोला जाता है उसी का नौबस्ता थाना पड़ता है और ठीक उसी का संजय नगर कॉलोनी पड़ता है और उसी में मछरिया मोहल्ला पड़ता है। अब उसी मोहल्ले के रहने वाले होते हैं विष्णु प्रसाद अग्रवाल, जिनके टोटल 3 बच्चे होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा बेटा होता है अंशुल अग्रवाल और छोटा बेटा होता है विशाल अग्रवाल और एक उसकी छोटी अपनी बहन होती है जिसका काल्पनिक नाम है दिव्या, जिसकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास होता है। लेकिन घर में सबसे बड़ा बेटा होता है जिसकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास होता है अंशुल अग्रवाल, जो एक बैंक में कर्मचारी होता है और उसी के बदौलत उसका अपना छोटा भाई जो होता है विशाल अग्रवाल भी उसी बैंक में जाकर मैनेजर का पद पा जाता है और उसी के बदौलत उसके घर परिवार का जो खर्चा होता है बड़े बेहतर तरीके ढंग से चल पाता था।
ठीक ठाक पैसे आते थे और विशाल अग्रवाल इसी पैसे के बदौलत जो होता है एक रंगीला किस्म का आदमी बन जाता है और इसी के बदौलत जो होता है काफ़ी उसके शौक़ बढ़ जाते हैं और इसी शौक़ में काफ़ी लड़कियों को अपने जाल में फंसा लेता और उसके साथ रिश्ता भी कायम कर लेता। और रिश्ते का जो सिलसिला होता है विशाल अग्रवाल के इस तरह बढ़ने लग जाता है कि इसी में एक दिन जाकर खुद राधा नाम की एक लड़की फंस जाती है। राधा नाम की इस लड़की का दीवाना विशाल अग्रवाल इस तरह हो जाता है, उसके लिए अपनी सारी ज़िंदगी समर्पित कर देता है। यहाँ तक उसको नौकरी का लालच देकर और साथ में शादी का भी वादा कर लेता है। और ठीक उसी का अपना एक करीबी दोस्त होता है सत्यम ओमर, जो ठीक पास महेश्वरी जो मोतला पड़ता है वही मोहल्ला, उसी मोहल्ले में रहने वाला होता है। उसके अपने माता पिता भी होते हैं, लेकिन ठीक 6 साल पहले उसके अपने माता पिता इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन ठीक घंटा घर जो पड़ता है मोहल्ला, उसी मोहल्ले में ही रहने वाले उसके अपने मामा होते हैं। अब इधर सत्यम ओमर जो होता है अपने मामा के घर जाकर रहना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ वक्त बाद उसके मामा भी इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन उसकी जो मामी होती है हमेशा हमेशा के लिए अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके में जाकर निवास करने लग जाती है, जिसकी वजह से इधर सत्यम ओमर अपने मामा के घर की जिम्मेदारी उठा लेता और वहीं पर उसी फ्लैट में रहना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ दिन बाद सत्यम ओमर जो था अपने पैसे की बलबूते इलाके में जाकर एक नया फ्लैट लेता, उसी फ्लैट में रहना शुरू कर देता। सत्यम ओमर की जो दोस्ती होती है वह दोस्ती जाकर एक दिन विशाल अग्रवाल से हो जाता है कि दोनों एक ही रास्ता होता आने जाने का। आने जाने की वजह से दोनों की दोस्ती इतनी करीब हो जाता है कि दोनों एक दूसरे के साथ टहलना घूमना और साथ में रिश्तेदारी तक का वादा भी कर लेते हैं। और इसी वादे में काफ़ी लड़कियों के साथ जो होता है इन दोनों का रिश्ता भी बन जाता है और रिश्ते बेखूबी चलते हैं, क्योंकि रिश्ते में इस तरह आड़ देखते हैं कि ना कोई नात देखता ना कोई पात देखता। लेकिन इसी बीच सत्यम ओमर के जो फ्लैट होता है उसी फ्लैट पे विशाल अग्रवाल का भी आना जाना बन जाता है और काफ़ी लड़कियों का ले आना भी इनका पेशा बन जाता है। आने जाने की वजह से ना इन्हें कोई रोकता है ना कोई टोकता है, इनकी खूबसूरत ज़िंदगी बीतने लग जाती है। लेकिन सत्यम ओमर की एक अपनी मौसेरी बहन होती है जिसका काल्पनिक नाम होता है राधा, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है, जो ठीक वहाँ लगभग कुछ दूर एक मनीराम बगिया मोहल्ला पड़ता है, वहीं के रहने वाली उसके अपने माता पिता भी होते हैं और वहाँ से रहकर नौकरी करना शुरू कर देते हैं। जब नौकरी करने लग जाते हैं तो एक दिन बैंक में काम करने के लिए पहुँचती है तो उसकी खूबसूरती देखकर इधर जो होता है विशाल अग्रवाल दीवाना हो जाता है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि यह तो हमारा अपना करीबी जो दोस्त होता है सत्यम ओमर की अपनी मौसेरी बहन है, तो उसी दिन से सत्यम ओमर के साथ अपनी दोस्ती का जो रिश्ता होता है और गहरा कर देता है। गहरा करने की वजह से सत्यम ओमर के साथ इस विशाल का भी अपनी मौसेरी बहन के घर जो होता है इधर विशाल को ले जाना शुरू कर देता है। अब आने जाने की वजह से विशाल और साथ में राधा का दोनों का करीबी दोस्ती हो जाता है। दोस्ती जो होता है धीरे धीरे प्यार प्रसंग में चालू हो जाता है। प्यार प्रसंग का जो सिलसिला था बेधड़क इनके बीच एक दिन शादी की वादी में बदलकर संबंध में तब्दील हो जाता है और संबंध का जो रिश्ता होता है बेधड़क चलने लग जाता है, क्योंकि सत्यम अपनी मौसेरी बहन को जो होता है अपने दिल की दूसरा टुकड़ा मानता था। उसके अपने प्लेट का दूसरा चाबी होता खुद अपनी मौसेरी बहन राधा के हाथों में सौंप चुका होता है। लेकिन राधा जो होता उसी रिश्ते की अहमियत को देती हुई अपने भाई के फ्लैट में जब देखता इधर सत्यम ओमर जो होता है वह अपने प्लॉट में नहीं होता है, तो उसी वक्त राधा खुद उसी प्लॉट में आती और फ़ोन कर विशाल अग्रवाल को उसी प्लॉट में बुलाती और फिर वहीं रिश्ते को अंजाम देती। इधर राधा और साथ में विशाल का उसी प्लॉट में रिश्ते को अंजाम देने का सिलसिला बेधड़क चलने लग जाता। ऐसे चलते चलते लगभग 2 साल का वक्त निकल जाता, लेकिन इसकी जो भनक होती है और इनके प्यार प्रसंग के जो चर्चे होते हैं कभी किसी कानों में नहीं पहुँच पाते, क्योंकि इनका अपना जो करीबी दोस्त होता है इधर सत्यम ओमर का अपने दोस्त पर इस तरह विश्वास होता है कि दोस्त के ऊपर विश्वास ना करने के सिलसिला जो था कभी गढ़ ही नहीं सकता था। और इसीलिए सत्यम ओमर अपने दोस्त विशाल अग्रवाल बहुत ज़्यादा भरोसा करता था। लेकिन यह भरोसा कहते ना दोस्तों कि एक ना एक दिन टूट जाता और सिर्फ यही और ठीक यही हाल जो था ठीक सत्यम और साथ में राधा के साथ भी हो जाता। और ठीक 7 सितंबर साल 2021 का ही वक्त होता है, तो उसी वक्त सुबह सुबह का टाइम होता है। तो सत्यम ओमर अपनी बहन राधा के पास फ़ोन करता है कि बहन इस समय हम शहर जा रहे हैं तो हमें कुछ काम है, हो सकता है हम 2 दिन बाद वापस आएँ। यह बात राधा सुनती है, कहने लग जाती है कि ठीक है भाई आप चले जाओ। तो सत्यम ओमर कह देता है कि बहन अगर तुम जाना कमरे में तो वहाँ जो किचन है और साथ में जो बेडरूम का जो सामान होता है गिरद हुए पड़े हुए हैं, जाकर सब ठीक ठाक कर देना। और किचन में कुछ सामान ज़्यादा गिरे पड़े हैं, चावले गिरे हुए हैं, उनको जाकर सही कर देना। और बालकनी में हमारे कुछ कपड़े फैलाए उसको ले जाकर सूखने के बाद वहीं पर आराम से रख देना। राधा सुनती है, सुनने के बाद अपने भाई को बड़ी ही
सत्वना देती, तसल्ली देती, वगैरह लग जाती, ठीक है भाई हम चले जाएंगे, सारे अपने काम आपके हिसाब से कर देंगे। फ़ोन काट देता। काटने के बाद इधर राधा को दिल को बड़ी तसल्ली मिलती, बड़ी खुश हो जाती है और उसी वक्त विशाल अग्रवाल के मोबाइल नंबर पर कॉल करती है, कहने लग जाती है आज हमारा अपना जो भाई है सत्यम आज कमरे पर नहीं आएगा, उसका पूरा प्लाट जो था खाली पड़ा है, आज हमारे पास भरपूर मौका है, अपने मौके का भरपूर लाभ उठाया जाए। विशाल अग्रवाल यह बात सुनता कहने लग गया था ठीक है राधा, हम पूरी तरह से तैयार हैं और रात में लगभग 8 से 9 बजे के बीच में आ जाएंगे। लेकिन जैसे शाम का टाइम होता है वही लगभग 7:30 बजे के आसपास टाइम होता है, राधा जो होती है अपने मौसेरे भाई इधर सत्यम उमर के प्लॉट में पहुंच जाती है और घुसती अंदर देखती है कि सारे सामान इकट्ठे बिखरे पड़े होते हैं। सारे सामान को राधा लगभग आधे घंटे के अंदर जो होता है सही सलामत कर देती है और फिर जैसे ही अरमान फराने की कोशिश करती है तो सोच बैठती क्यों ना अपने आशिक विशाल अग्रवाल के मोबाइल नंबर पर कॉल करके पता किया जाए कि अभी तक कहाँ पहुँचा है। लेकिन जैसे ही 8:30 बजे के टाइम होता है उसी वक्त कॉल तो करती है। कॉल करते वक्त जो होता है मोबाइल का जो घंटी होता है वह रिंग जाकर इधर विशाल अग्रवाल के मोबाइल में बजता है, लेकिन उठाने वाला कोई नहीं होता है। 2 बार कॉल करती है लेकिन हर बार कॉल कट जाता है। लेकिन जैसे ही 20 मिनट का वक्त बीतता है तो दोबारा खुद इधर राधा के मोबाइल नंबर पर एक कॉल आता है। उसी से पता चलता है राधा को कि अभी 9 बजे के आसपास जो होता है इधर विशाल अग्रवाल हमारे पास आने वाला है। लेकिन जैसे रात का 9 बजे के आसपास होता है टाइम, उसी वक्त विशाल अग्रवाल अपने ठिकाने से निकल पड़ता है, अपना खुद की स्कूटी लेता है। स्कूटी लेने के बाद उसी अपार्टमेंट का जो पार्किंग होता है उसी में ले जाकर स्कूटी खड़ा कर देता है और दंदना कर जीने के सहारे इधर सत्यम उमर के कमरे में पहुंचता है और दरवाज़ा खुला होता है। अंदर घुसता देखता है कि राधा एकदम सज धंवर के बैठी हुई है और राधा के अंदर सब्र की बाधा जो टूट जाती है और देखते ही दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं और कुछ वक्त बीतता है। लेकिन जैसे 2 घंटे का वक्त बीतता है तो उसी वक्त इधर सत्यम उमर जो होता है अपने काम के सिलसिले में कुछ बातें ध्यान आती हैं। उसको पता लगता है हमारे काम की जो सामान हुआ तो हमारे कमरे पर छोड़ गया, उसको वापस लेने के लिए अपने ही उसी प्लाट में आता है। लेकिन जैसे रात का अब 11 बजे के आसपास टाइम होता है उसी प्लाट का दरवाज़ा तो देखता है वह तो खुला पड़ा है, दंदना के अंदर घुस जाता है और दरवाजे के अंदर जाता है तो दरवाजे के जो अंदर जंगला होता है उसी से कुछ आवाज़ आ रही होती है। उसके मन में शंका होता है। लेकिन जैसे ही पर्दा हटाता है तो देखता है कि उसकी जो अपनी मौसेरी बहन है इधर राधा और साथ में उसका जो अपना करीबी दोस्त है विशाल अग्रवाल, दोनों एक ही अवस्था में लिपटे पड़े हुए हैं। यह नज़ारा देखकर वहीं सत्यम उमर दंग रह जाता है, ना कुछ सोच पाता है ना कुछ समझ पाता और तुरंत निकलता अपने दूसरे वाले रूम में जाता। वहाँ पर एक लोहे की राड लेता है और दंदना कर इधर विशाल अग्रवाल और साथ में राधा के उसी बेडरूम में घुस जाता और घुसने के बाद उसी रोड से एक के बाद एक प्रहार जो होता है विशाल अग्रवाल के ऊपर किया जाता है, जिसकी वजह से कुछ मिनट के अंदर जो होता है विशाल अग्रवाल इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। राधा वहीं सहम के खड़ी हो जाती है और तुरंत ही राधा को साइड कर देता है। करने के बाद राधा इधर बड़ी डर से जाती है, सोचने लग जाती है कहीं यही हाल हमारा अपना भाई ना कर दे। थोड़ी सी जैसे डांट डपाट इधर सत्यम उमर अपनी बहन के ऊपर लगाता तो उसकी बहन डर जाती है और तुरंत उसके साथ मिलकर दीवार पर जो खून के छींटे पड़े होते हैं सबको वह खरोच कर साफ़ करवा देता है और पानी के छींटे मरवा देता है, पूरे फर्श को अच्छे से सफाई करवा देता है। लेकिन पूरी रात बीत जाता है और बीतने का होता है तो इधर सत्यम उमर सोचने लग जाता है कि आखिर विशाल अग्रवाल के बॉडी को ठिकाने कैसे लगाया जाए। लेकिन दूसरे दिन का 8 सितंबर साल 2021 का जब वक्त आता है तो दोपहर को अपने मार्केट में जाता है, वहाँ पर एक नीला ड्रम लेता है, उसी ड्रम को लेकर अपने प्लेट में पहुँच जाता है। लेकिन जैसे ही अब रात का वक्त हो जाता है, सन्नाटा होता है, मौका देखता है तो उसी वक्त अपने करीबी दोस्त सरमन को बुलाता है और सरमन जैसी खबर पाता तुरंत उसी फ्लोर में दाखिल होता है और दाखिल होते हुए देख लेता सारा नज़ारा एकदम उसके पैर नीचे से ज़मीन से खिसक जाता है, क्योंकि देखता है उसका जो अपना करीबी दोस्त था इधर विशाल अग्रवाल एकदम लहूलुहान अवस्था में मेड अवस्था में फर्श पर पड़ा हुआ है। लेकिन इधर सत्यम उमर जो होता है अपने दोस्त सरमन को काफ़ी समझाता बुझाता है। लेकिन जब इधर सत्यम उमर काफ़ी समझा बुझाकर अपने दोस्त सरमन को हार जाता है तो खुद जाकर राधा समझा बुझाती है। राधा की बात को इधर सरमन समझ लेता है और सरमन और साथ में राधा और साथ में सत्यम उमर तीनों मिलकर खतरनाक प्लान उसी प्लान के तहत जो होता है इधर विशाल अग्रवाल की बॉडी को ले जाकर उसी ड्रम में डंप करते हैं और उसी के ऊपर प्लास्टिक लगा देते हैं। अच्छे समय का बाहर निकालने का इंतज़ार भी करते हैं। लेकिन रात का जैसे ही 2 बजे के आसपास टाइम होता है खुद सत्यम उमर इधर जाता है उसी अपार्टमेंट के जो पार्क होता है उसी पार्क में खड़ा हुआ विशाल अग्रवाल का स्कूटी होता है, ले जाकर इस स्कूटी पर ड्रम सहित सरमन लाद लेता और लादने के बाद जो होता है
सत्यम उमर स्कूटी चलाते चलाते और कैंट हो जाता है। फिर कैंट से होते होते अब जाजमऊ गंगा पुल पहुंचता है। लेकिन वहां से जैसे ही दही कस्बा क्रॉस कर लेता है, क्रॉस करने के बाद खेड़ा चौकी पहुंच जाता है और देखता है शारदा नहर है, झाड़ी है, उसी झाड़ी के पीछे जो होता है ड्रम को ले जाकर आराम से डंप कर देता और वहीं से सत्यम उमर और साथ में सरवन दोनों स्कूटी लेकर निकल जाते हैं। सत्यम उमर स्कूटी विशाल कर लेकर चलाते यशोदा नगर प्लॉट पहुंचता। उसी प्लॉट पे एक पार्किंग होता, ले जाकर वहीं स्कूटी को खड़ा कर देता है और सत्यम तोमर और साथ में सरवन दोनों अपने ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह का टाइम और सुबह के टाइम सारा राज सबके सामने पुलिस खोल कर रख देती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई आती है, आने के बाद पुलिस की टीम भी एकदम से दंग सा ना सोच पाती ना समझ पाती है। पुलिस की टीम बिना टाइम गंवाए इधर सरवन और सत्यम उमर को अपने कस्टडी में ले जाकर वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है और इन दोनों पर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। लेकिन दूसरी तरफ राधा के ऊपर फिर मुकदमा दायर कर दिया जाता है, क्योंकि राधा ने साक्ष्य छुड़ाने की भरपूर कोशिश की थी। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है राधा को उसी वक्त नारी निकेतन सुरक्षा गृह भेज देती है। लेकिन वाकई में दोस्तों इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य होता है ना, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।